Good evening, bachcho. This is Amit Sutar, Faculty of Physics and Synthesis Institute, Bikaner. Once again, I am here to solve your physics section of minor test 8. Let's start. First question. A ray of light passes through an equilateral glass prism in such a manner that the angle of incidence is equal to the angle of emergence, and each of these angle is equal to 3/4 of angle of prism. आपने प्रिज्म पढ़ा हो तो एंगल ऑफ प्रिज्म जो है उसको हमेशा जनरल नोटिंग ए से दी जाती है। ठीक है बच्चों, और जो इक्वेशन अपन फाइनली रिजल्ट डेविएशन के साथ में लिखते हैं वो आई थिंक ये होती है। ठीक है, अब इसने खुद ने बोल दिया है आई इज इक्वल टू ई, ऑल्सो बोथ आर इक्वल टू 3/4 ए। ओके बच्चों, अब देखिए डेल्टा प्लस ए इज इक्वल टू 3/4 ए मल्टीप्लाई बाय 2। क्या मैं लिख सकता हूँ ऐसे? ठीक है, अब डेल्टा जो होगा वो क्या हो जाएगा 3/2a माइनस ए। ठीक है, then delta will be equal to a by 2 which is 60 डिग्री बाय 2। ये 60 डिग्री कहाँ से आया बच्चों? बिकॉज प्रिज्म इज इक्विलेटरल। ठीक है, ये 60 डिग्री कहाँ से आया? दिया हुआ है अपने को इक्विलेटरल प्रिज्म, समबाहु प्रिज्म बोला हुआ है। आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन। द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस इज 10 सेंटीमीटर एंड इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.5। म्यू अपने को दिया हुआ है 1.5। ओके बच्चों, फोकल लेंथ जो है वो दे रखी है 10 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स लेंस है, पॉजिटिव रहने देते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ वन सरफेस R1 जो है अपने को दे रखा है 7.5 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? 1/f म्यू लेंस अपॉन में म्यू मीडियम माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। अब वैल्यूज पुटअप कर दीजिए। म्यू लेंस कितना है 1.5, मीडियम एयर ही दे रखा है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तब तक एयर ही लेना है। ठीक है, 1/r1 7.5 माइनस 1/r2, बेसिकली अपने को r2 निकालना है। ठीक है बच्चों, 1/10 1/2 बस 7.5 माइनस 1/r2। ओके, तो आई थिंक ये जो होगा 1/r2 इज इक्वल टू 1/7.5 माइनस 1/5। ठीक है, R2 कितना आ जाएगा 5 माइनस, या फिर 5 इंटू में 7.5 कर लीजिए। ठीक है, 5 इंटू में 7.5 अपॉन में 7.5 माइनस 5, माइनस का साइन ले लेते हैं, तो माइनस का साइन 5 इंटू में 7.5 अपॉन में 2.5। ठीक है बच्चों, कितना आ जाएगा ये 3, यह आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, कितना आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे चले। नेक्स्ट, आगे देखिए द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 एंड मीडियम 2। ठीक है, मीडियम 1 इज इक्वल टू, ठीक है अपॉन में ही ले लेते हैं, रेशियो दे रखा है डायरेक्टली सीधा लिख दें 3/2। ठीक है, अब μ1 रिस्पेक्ट टू μ2 आई थिंक ये होना चाहिए Vm2 अपॉन में Vm1, तो 2/3 मीन्स 0.67, तो थर्ड विल बी योर आंसर। आगे चले। ए बबल इन ग्लास स्लैब म्यू दे रखा है अपने को 1.5 व्हेन व्यूड फ्रॉम वन साइड अपीयर्स एट 5 सेंटीमीटर। ठीक है, डाया बनाए सबसे पहले। ठीक है, डाया बना लिया। अब ये मेरे से कह रहा है इसकी जो एपरेंट है वो मेरे को मिल रही है 5 सेंटीमीटर वन साइड से एंड 2 सेंटीमीटर अदर साइड से। इफ़ आई एम सीइंग फ्रॉम दिस साइड देन apparent मेरे को 5 सेंटीमीटर, एंड व्हेन आई एम सीइंग फ्रॉम दिस साइड देन apparent डेप्थ इज 2 सेंटीमीटर। ओके, लेट्स अज्यूम यहाँ पे जो है इसकी सिचुएशन ये x पे है, और ये जो सिचुएशन है ये हो जाएगी t माइनस एक्स इफ़ द थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब इज t। ठीक है बच्चों, अब ओनली apparent वाला फॉर्मूला लगाना है आपको। मीन्स apparent x अपॉन के अंदर म्यू, x बाय म्यू इज इक्वल टू 5, यही तो होगा apparent।
और t माइनस एक्स बाय म्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 सेंटीमीटर में नहीं लिख रहा हूँ ऑब्वियस है क्योंकि डिवाइड करना है मेरे को। t माइनस एक्स 5/2। आगे चलें तो 2x इज इक्वल टू 5t माइनस 5x। तो आई थिंक x जो है x मेरे पास आ जाएगा यहाँ से 5t/7। ठीक है बच्चों, अब आगे चलें। देखो अब मेरे पास x की वैल्यू आ गई। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इस इक्वेशन का यूज़ कर सकता हूँ या फिर इसका, दोनों में से जिसका भी आपको यूज़ करना हो आप ट्राई कर सकते हैं। मैं फर्स्ट इक्वेशन ले रहा हूँ 5t/7, म्यू की वैल्यू रख दी मैंने और ये 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया। t कितना आ गया 1.5 इंटू में 7 विच इज़ 10.5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सबसे लास्ट में लिखा है क्योंकि अंडरस्टूड है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, हो जाएगा, इजी है। आगे चले। द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर इज 20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ दे रखी है 20 सेंटीमीटर, ये तो इजी पीजी है एकदम। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर वो कितना हो जाएगा 2f विच इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर आंसर। आगे चले। सिक्स्थ, a ray of light propagate from glass to water, the value of critical angle is। देखिए स्नेल्स लॉ लगाना है अपने को। क्रिटिकल एंगल के लिए हमेशा आप ध्यान रखेंगे डेंसर टू रेयर में जा रहा है तभी अपन बात करेंगे क्रिटिकल एंगल की। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखना, वाटर का दे रखा है, लेट अज्यूम ये mu1 है, वाटर मेरे को दे रखा है 3/2 और ये mu2 है जो कि दे रखा है 4/3। अब ध्यान से देखो ये 1.5 है 1.33, तो ये डेंसर है। ठीक है, मीन्स ऑप्टिकली डेंसर। अब ये देखिए हमेशा लिमिटिंग कंडीशन की बात करेंगे अपन, थीटा सी अपने को देखना है। लिमिटिंग कंडीशन मीन्स ये इस जो दोनों सरफेसेस को मिला रही उस जो लाइन है उसके पैरेलल हो जाए, ये लिमिटिंग कंडीशन आ जाएगी। इसलिए स्लो लगा दीजिए, mu1 साइन थीटा सी इज इक्वल टू mu2, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री। देन साइन थीटा सी इज इक्वल टू mu2/mu1। ठीक है, मैंने mu2 ऊपर लिया है mu1 नीचे लिया है। mu2 कितना दे रखा है मेरे को 4/3 और ये दे रखा है मेरे को 3/2। ठीक है, यहाँ से जो वैल्यू आएगी थीटा सी की विच इज साइन इनवर्स, साइन को इधर लेके जाऊँगा साइन इनवर्स बन जाएगा एंड 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 ऊपर चला जाएगा, तो आई थिंक आएगा ये 8/9 विच इज़ माई आंसर थर्ड। आगे चलें। 7th नंबर क्वेश्चन देखिए। अब वापस मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है अपने से TIR। ठीक है, तो इस डायग्राम में हमेशा आप जब भी मिनिमम का केस की चर्चा की जाए तो हमेशा आपको ध्यान ये रखना है लिमिटिंग केस के बारे में। ठीक है, जैसा मैंने अभी आपको बताया था, जैसे ये इधर जाएगा तो यहाँ पे आपको लिमिटिंग कंडीशन लेनी है, मीन्स एयर एंड जो ये जो स्लैब है, ठीक है, एयर एंड स्लैब को डिफ्रेंशिएट करने वाली जो लाइन है उसके पैरेलल हो जाए। तो लिमिटिंग कंडीशन में ये क्या हो जाएगा थीटा सी एंड दिस एंगल विल बी 90 डिग्री माइनस थीटा सी। कैसे हुआ, क्योंकि देखिए ये वाला एंगल कितना है 90 डिग्री। ठीक है, अब 3 एंगल्स का सम ट्रायंगल के अंदर कितना होता है 180 डिग्री, रख दीजिए 90 डिग्री माइनस थीटा सी, ये वाला एंगल आ जाएगा आपके पास। ठीक है, यहाँ पे म्यू की वैल्यू रख दीजिए। अब एक तो स्नेल्स लॉ लगाना है आपको वन सरफेस पे, एक स्नेल्स लॉ लगाना है ये 2 सरफेस में। मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ 1 और 2 को। ठीक है, 1 पर यदि मैं लगाता हूँ तो देखिएगा ध्यान से, स्नेल्स लॉ लगा रहा हूँ। इनकमिंग लाइट के लिए मैं लूँगा म्यू साइन थीटा सी इज इक्वल टू, बाहर तो अपने पास क्या है एयर है तो 1, और ये जो एंगल है ये कितना बन रहा है 90 डिग्री। ठीक है, देन साइन 90 डिग्री, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा साइन थीटा सी 1/म्यू। इसमें कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों। सेकंड की बात करते हैं अपन, वापस एयर है मेरे पास, साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे म्यू तो आएगा लेकिन ये जो एंगल है इसके रिस्पेक्टिवली जब मैं देखूंगा तो ये एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा सी। और आपको ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छे तरीके से आती है मुझे पता है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे 90 डिग्री माइनस थीटा सी मीन्स 90 डिग्री आगे में साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा कॉस के अंदर, एंड वापस साइन के लिए कहाँ जाना पड़ेगा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा सी वाले टर्म पे। तो 90 डिग्री माइनस थीटा सी देखोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक जो क्वांटिटीज़ हैं अपने पास साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा सारी की सारी पॉजिटिव होती हैं। ठीक है ना, ये तो मैंने 3 लिए, 3 और होती है ना अपने कोसेक सेक एंड कॉट, वो भी सारी की सारी पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस थीटा से।
ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। ये 1/√2 मैं यदि लेके चलता हूँ, अब देखिए साइन थीटा सी की वैल्यू मेरे पास है, कॉस थीटा सी की वैल्यू निकालनी है, तो मैं कौन से फॉर्मूले का यूज़ कर सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसका जब मैं यूज़ करूँगा तो कॉस थीटा मेरे पास आ जाएगा रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 1 में म्यू का होल स्क्वायर 1 माइनस में, ठीक है। अब देखिएगा म्यू स्क्वायर का एलसीएम ले लीजिए, जब आप ये म्यू बाहर निकालेंगे तो ये इससे कट आउट हो जाएगा, ठीक है, बाहर वाला म्यू से कट जाएगा, ये जो बन जाएगा ये बन जाएगा म्यू स्क्वायर -1। अब स्क्वायर कर दीजिए, 1/2 इज इक्वल टू म्यू स्क्वायर -1। अब ये 1 इधर ले जाइए तो 3/2, ठीक है। म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2, तो म्यू कितना आ जाएगा, √3/2 विच इज़ आवर आंसर। तो थर्ड विल बी आवर आंसर, ठीक है। आगे चलें। अब देखिए दो समतल दर्पण, आपको पता होना चाहिए के या एन से डिनोट करते हैं। कांस्टेंट आप कुछ भी ले लें, लेकिन फील के साथ में आपको ये समझना है 360 डिग्री अपॉन में 45, ठीक है। जब इसको मैं डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आएगा 8 विच इज़ इवन नंबर, ये आपको फॉर्मूला करवाया गया होगा। तो नंबर ऑफ इमेजेस जो होंगी, नंबर ऑफ इमेजेस आ जाएगी k-1, बिकॉज इवन नंबर के लिए k-1, ऑड नंबर के लिए k-1 भी हो सकता है, k भी हो सकता है। k कहाँ हो सकता है, k हो सकता है जब एंगल बाइसेक्टर पे ना रखी हो। k-1 कब होगा, यदि ऑड के अंदर है, तो जब एंगल बाइसेक्टर पे रखी हो। लेकिन ये क्या है, इवन, जब इवन की चर्चा कर रहा है तो n-1 ही होगा। मीन्स यहाँ पे मैंने k लिया है, आप n ले लीजिए। तो k-1 करना है मेरे को, 8-1 7, थर्ड वैल्यू में आया आंसर। आगे चलें। अब ये देखिए मैंने एक छोटा सा स्ट्रक्चर ले लिया है, यहाँ पे कोर एंड क्लैडिंग ऑप्टिकल फाइबर का स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना टीआईआर कहीं भी होगा तो टीआईआर का फिनोमेना जो होगा वो ऑप्टिकली, ये ध्यान रखना आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ऑप्टिकली डेंसर टू ऑप्टिकली रेयर, वैसे ध्यान रखना है, ठीक है। तो कोर जो होता है यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर का जो कोर होता है वो हमेशा डेंसर होता है क्लैडिंग के रेस्पेक्टिवली, ये ध्यान रखना है आपको। तो डेंसर होगा, जो डेंसर होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, ठीक है ना। मैंने यहाँ म्यू लिख दिया है, सॉरी, यहाँ पे इसको एन से डिनोट कर रहा है ना ये, तो अपन एन ले लेंगे। यदि अपन म्यू से डिनोट करते हैं तो अपन क्या लिख देंगे, μ1 इज ग्रेटर देन μ2, जो कि नेसेसिटी है टीआईआर की कंडीशन के लिए, ठीक है। आगे चलें। ये देखिए मिराज इज ए फिनोमिनन ड्यू टू रेगिस्तान में मिग मरीचिका होती है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ना, टीआईआर ऑफ लाइट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ऐसा क्यों बच्चों, देखो जो कोल्डर एयर है, मतलब एक तो ये जो इमेज आप, ये मैंने छोटी सी इमेज ली है ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड में करवा सकूं। ये जो लाइन आ रही है, ठीक है ना, ये जो रे आ रही है, ये रे तो अपने आंखों में डायरेक्टली आ जाएगी, लेकिन एक रे क्या होती है नीचे सरफेस से, ठीक है, टीआईआर होके मिलती है। वो कैसे मिलती है बच्चों, देखिए ध्यान से। कूलर जो एयर होती है ना वो क्या होती है, ऑप्टिकली डेंसर, ठीक है। और जो हॉट एयर होती है वो होती है ऑप्टिकली रेयर। तो ऑप्टिकली डेंसर से यदि ऑप्टिकल रेयर में ये ट्रांसफर करती जा रही है धीरे धीरे रेस्पेक्टिवली, यहाँ पे ढेर सारी लेयर्स होती हैं। बेसिकली यहाँ डिफ्रेंशिएट इजी करने के लिए कोल्डर एयर एंड हॉट एयर लिया गया है। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ से ये रिफ्लेक्ट होकर के वापस, टी आई आर मीन्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट होकर के वापस आपकी आंखों में आएगी। तो आपको पर्टिकुलर क्या फील होगा, जो अपवर्ड साइड के अंदर जो इमेज है वो तो दिखेगी दिखेगी, लेकिन एक डाउनवर्ड साइड के अंदर इमेज दिखेगी जो रियलिटी में है नहीं, यहाँ पे वर्चुअल है ये, ठीक है। इसी को अपन क्या बोलते हैं, मिराज। चलिए आगे चलें। द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव लेंस इज, कौन सा लेंस यूज लिया है अपन ने, कॉनकेव लेंस, याद कीजिए कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस के लिए दो ही कंडीशन होती है, यदि इन्फाइनाइट पे रखी हो तो फोकस पे बनेगी, ठीक है, तो ये गलत है। और यदि मेजरेबल डिस्टेंस पे लगी हो फोकस एंड पोल के बीच में। लेकिन सबसे बड़ी खास बात क्या है, हमेशा क्या बनेगी, वर्चुअल ही बनेगी, ये ध्यान रखना भाई, हमेशा वर्चुअल ही बनेगी। आगे चलें। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। सबसे पहले लेंस फॉर्मूला लिख दो भाई, 1/f 1/v -1/u, लेंस फॉर्मूला लिख दिया है अपन ने। अब फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर अंडरस्टूड है, इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे। 1/v आपको निकालना है, u है 20 सेंटीमीटर अवे है, तो प्लस 1/20 ले लीजिए। तो 1/v जो है कितना हो जाएगा, 40 -1/20। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा
तो माइनस के अंदर आएगा 40 इंटू में 20 अपॉन में 20, 20 से 20 कैंसिल आउट, तो आई थिंक इसका -40 सेंटीमीटर आएगा। मैग्नीट्यूड जब आप लेंगे, देखिए चारों ऑप्शंस के अंदर साइन नहीं है, तो आपको मैग्नीट्यूड लेना है 40 सेंटीमीटर। ठीक है, दूरी पूछी है तो मैग्नीट्यूड ले लीजिए। आगे चलें, ऑप्शन के हिसाब से भी देख सकते हैं। व्हाट शुड बी द मैक्सिमम एक्सेप्टेंस एंगल एट ए एयर कोर इंटरफेस ऑफ एन ऑप्टिकल फाइबर। देखिए मैक्सिमम एक्सेप्टेंस एंगल है, वापस इसके अंदर फंडा वही है, डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा कोर एंड क्लैडिंग का। ठीक है, अब होगा क्या, यहाँ पे ये इसके ऊपर क्लैडिंग होगी। ठीक है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो दे रखा है इसने कितना दे रखा है n2, इसका n2 लिया हुआ है, कोर का n1 लिया हुआ है। वापस वही है, देखिए ध्यान से, यहाँ पे लाइट रे आएगी, यहाँ पे वापस क्रिटिकल कंडीशन देखनी है अपने को, ये क्या हो जाएगा थीटा सी। ठीक है, ये यदि थीटा सी है, ये 90 डिग्री है क्योंकि ये नॉर्मल है, ये जो लाइन है दैट इज नॉर्मल, तो ये वाला एंगल है, ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा सी। ठीक है, और ये आई, बात समझ में आ रही है। तो ये क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम एक्सेप्टेंस एंगल। क्यों, यदि इसको अपन बढ़ाएंगे, यदि इसको बढ़ाएंगे, देखिएगा ध्यान से, यदि इसको बढ़ाएंगे तो ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। ठीक है, क्रिटिकल एंगल से वैल्यू जो है इस एंगल की कम हो जाएगी। ठीक है, जो कि नहीं होनी चाहिए। चलिए, मैक्सिमम एक्सेप्टेंस एंगल है, एक लिमिटिंग कंडीशन ले ली अपन ने। अब देखिए ध्यान से, वापस सरफेस वन ले लेता हूँ, सरफेस टू ले लेता हूँ, बार बार। ठीक है, सरफेस वन के ऊपर बात करता हूँ मैं, तो साइन थीटा सी इज इक्वल टू n2/n1, क्या मैंने सही लिखा है। ठीक है, n1 साइन थीटा सी इज इक्वल टू n2, और ये एंगल कितना है 90 डिग्री, तो 1 आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड सरफेस पे जब मैं लगाऊंगा तो 1, क्योंकि एयर है, साइन आई इज इक्वल टू n1 साइन, एंगल कितना हो गया ये 90 डिग्री माइनस थीटा सी हो गया। ठीक है, तो आई यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स। ठीक है बच्चों, क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स। वापस थोड़ा ढंग से लिख देता हूँ, साइन इनवर्स। अब देखिएगा ध्यान से, साइन इनवर्स तो अपन ने ले लिया, अब यहाँ क्या बन रहा है, ये n1, वापस यहाँ क्या बन जाएगा cos थीटा सी। ठीक है, आई को जब आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो cos थीटा सी को मैं क्या लिख सकता हूँ, जस्ट 2-3 क्वेश्चन पहले ही अपन ने डिस्कशन किया है, मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सी। ठीक है, रूट में, तो ये गलत है, n2/n1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब इस n1 जब आप एलसीएम लोगे तो n1 स्क्वायर अपॉन में आएगा, तो जब ये रूट से बाहर आएगा तो n1 हो जाएगा, तो ये बाहर वाला जो n1 है ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो i इज इक्वल टू साइन इनवर्स रूट में n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर, मीन सेकेंड विल बी योर आंसर। आगे चलें, ये प्लेन मिरर इज रोटेटेड 20 डिग्री क्लॉकवाइज। ठीक है, 20 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट किया है। ठीक है, इफेक्ट जो आएगा कितना आएगा 2 थीटा आएगा, मीन्स 40 डिग्री। ठीक है बच्चों, और डायरेक्शन भी क्या रहेगी, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। आगे चलें, ये देखिए, जो ये 4 एंड 3 वाली इंफॉर्मेशन है वो आपको किस लिए दे रखी है, यहाँ पे वो दे रखी है ये एंगल देखने के लिए। कैसे, यदि ये एंगल थीटा है, ठीक है, तो ये भी थीटा होगा, तो ये गलत है। और ये मैं टेन थीटा के हिसाब से सॉल्व करूँ तो ये आई थिंक 37 डिग्री होगा। बस इतना आपने निकाल दिया, बहुत है। अब देखिएगा कैसे, यहाँ पे मेरे को स्नेयर लॉ लगाना है सिर्फ एक बार। ठीक है, क्योंकि ये क्या कह रहा है, देखिए एयर एंड जो लिक्विड की सरफेस है, इन दोनों मीडियम की जो बाउंड्रीज हैं उन बाउंड्री के पैरेलल होगी लाइट, तो ये 90 डिग्री बन जाएगा ये वाला एंगल। ठीक है, तो म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू 1, तो साइन थीटा आपका आ जाएगा म्यू। अब साइन थीटा बेसिकली है क्या, साइन 37 डिग्री है। ठीक है ना, थीटा की जगह 37 रख दो, और ये आपके आ जाएगा म्यू। और म्यू के अंदर फॉर्मूला अपन डायरेक्टली रख देते हैं, 37 की वैल्यू है। यदि किसी को याद नहीं आती है, बार बार याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, छोटा सा ये ट्राइंगल याद रख लो, बड़ी वाली भुजा के साथ में छोटा एंगल, बस 3/5। तो ये आ गया 3/5। और म्यू एक्चुअली में होता क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन में वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन में वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, दोनों फॉर्मूले मैंने एक साथ बता दिए हैं, वेलोसिटी अपने को देखनी है।
ठीक है, बेसिकली क्या कह रहा है, हाउ फास्ट इज लाइट ट्रेवलिंग इन द लिक्विड, वी निकालना है अपने को। तो 5/3 इंटू में 3/5, हाँ ठीक है। तो म्यू क्या आ जाएगा अपने पास, C/V। आई होप कहीं मिस्टेक हो गई, यहाँ पे हो गई बच्चों, ठीक है ना। चलिए 1/म्यू आएगा ना, 1/म्यू, यहाँ पे 1/म्यू, ठीक है, बाकी सब ठीक है, वो म्यू के साथ में लेके चल गया था, कोई नहीं। अब देखो, म्यू की जगह वैल्यू क्या रखनी है, C/V। तो V बस पर्टिकुलर क्या हो जाएगा, 3 × C/5। तो 3 × 10⁸ तो 9/5 है, तो 1/8 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड विल बी योर आंसर। ठीक है बच्चों, यहाँ मैंने क्या है, इनिशियली म्यू लेके चल गया, तो कोई दिक्कत नहीं, हो जाता है। आगे चलें, प्रिज्म रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, ठीक है, रिफ्रैक्टिंग एंगल 30, हैज़ वन ऑफ द रिफ्रैक्टिंग सरफेस पॉलिश्ड, ठीक है, पॉलिश किया हुआ है। ए बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द अदर रिफ्रैक्टिंग सरफेस विल रिट्रेस इट्स पाथ। देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा, जहाँ पे लाइट स्ट्राइक कर रही है फर्स्ट, और जहाँ सेकंड स्ट्राइक करेगी, ठीक है ना, जैसे ये मैंने ले लिया, ये लाइट तभी रिट्रेस करेगी जब सेकंड वाले सरफेस के ऊपर नॉर्मली इंसिडेंट होगी, ठीक है, ये आपके नॉर्मल हो। हमेशा ध्यान रखिएगा, जो दो सरफेसेस आपने ली हैं उन्हीं के अंदर यहाँ जो एंगल है वो हमेशा एंगल ऑफ प्रिज्म बोला जाता है, या फिर रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये रिफ्रैक्टिंग एंगल जो बोल रखा है, रिफ्रैक्टिंग एंगल जो बोल रखा है वो पर्टिकुलरली एंगल ऑफ प्रिज्म का ही बात करना चाह रहा है। और ध्यान दीजिएगा, जिन दो सरफेसेस के ऊपर लाइट मतलब फर्स्ट सरफेस के अंदर एंटर कर रही है, एंटर करने के बाद में सेकंड सरफेस के ऊपर जहाँ स्ट्राइक कर रही है, उन दोनों को मिलाने वाली जो लाइन है वो दोनों आपस के अंदर जो एंगल बनाती है वो क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। अब देखिएगा, जब ये नॉर्मली इंसिडेंट करेगी तभी तो पाथ इसका रिट्रेस हो पाएगा, सही है गलत है। जब ये नॉर्मली इंसिडेंट कर रही है तो आप ध्यान से देखिए, ये एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, ये एंगल आई थिंक 60 डिग्री, तो ये एंगल कितना हो गया 30 डिग्री। क्या मैं सही कह रहा हूँ, ये आई आ गया, बस यहाँ पे इसने स्लो लगा दीजिए, ठीक है। कितना आ जाएगा, 1 sin I इज इक्वल टू म्यू साइन 30 डिग्री, नॉर्मल के साथ में एंगल 30 डिग्री बन रहा है। तो sin I इज इक्वल टू म्यू कितना है अपने पास, √3, 30 डिग्री 1/2। तो आई यहाँ पे कितना आ जाएगा 60 डिग्री आई थिंक, ठीक है, क्योंकि साइन आई की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू √3/2 कहाँ होती है, 60 डिग्री पे। तो फोर्थ विल बी योर आंसर बच्चों। आगे चलें, 17, टू कोरेंट लाइट बीम ऑफ इंटेंसिटी I and 4I आर सुपर इम्पोज्ड, द मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉसिबल इंटेंसिटीज। देखिए बच्चों, आई मैक्स के लिए जब भी आपको सॉल्व करना हो तो √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो √I सही है, इंटेंसिटी आई है, प्लस में 4I का रूट इसका होल स्क्वायर, तो आई थिंक ये आ जाएगा √I प्लस में 2√I का होल स्क्वायर। तो आपके 3√I का होल स्क्वायर जब आप करेंगे तो ये आ जाएगा 9I। आई मिनिमम आपको निकालना है तो I1 ये आ जाएगा I2 का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों, इक्वल टू का साइन रूट। अब देखिएगा, जो ज़्यादा है उसको ले लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कम भी ले लीजिए, स्क्वायर है अपने पास, ठीक है ना, माइनस √4I का होल स्क्वायर। तो आई थिंक यहाँ पे √I माइनस में 2√I, तो माइनस का √I का होल स्क्वायर जब आएगा तो आई थिंक I आ जाएगा। तो फोर्थ विल बी योर आंसर। आगे चलें, द फ्रिंज विड्थ इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इंक्रीज, बीटा जो होता है वो होता है λd/d, ठीक है। तो मीन्स डी को इंक्रीज करना होगा, ठीक है, ठीक है, स्मॉल डी है उसको डिक्रीज करना होगा और लैम्डा को इंक्रीज करना होगा। ये तीन क्वांटिटी है जिसको चेंज करेंगे तब बीटा जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। अब देख लीजिए ऑप्शन के हिसाब से, वेवलेंथ इंक्रीजेस, ठीक है, डन है, फर्स्ट ऑप्शन हो सकता है। डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट इंक्रीजेस, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट है वो हमेशा डी होती है, उसको इंक्रीज करेंगे तो बीटा डिक्रीज होगा, तो बी कैंसिल आउट हो गया। सी, डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड द स्क्रीन डिक्रीजेस, बिगर डी, ठीक है, बिगर डी जो होता है वो सोर्स एंड स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस होती है, उसको यदि डिक्रीज करेंगे, उसको यदि अपन डिक्रीज करेंगे तो पर्टिकुलर होगा क्या, बीटा जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज इंक्रीज्ड,
ठीक है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर कोई डिपेंडेंसी नहीं होती, डायरेक्टली लैम्डा पे ही रखनी है। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट विल बी योर आंसर। आगे चलें। Young double slit experiment is performed with light of wavelength 550 nanometer. The separation between the slit is 1.10 mm and screen is placed at distance of 1 meter. What is the distance between the consecutive bright and dark fringes? कभी भी consecutive bright and dark fringes की बात की जाए तो वो particular बीटा ही आपसे चाहता है कि आप निकालिए। लैम्डा कितना है? 550 इंटू 10⁻⁻9। बिगर डी कितना है? 1 मीटर अपॉन में 1.10 इंटू 10⁻⁻3। तो आई थिंक 550 इंटू 10⁻⁻9 अपॉन में 110 इंटू 10⁻⁻5, जो कि आ जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻4 विच इज़ 0.5 mm मैं लिख सकता हूँ। थर्ड विल बी योर आंसर। आगे चलें। Two current sources of intensities I1 and I2 produce an interference pattern. The maximum intensity, अभी जस्ट अपन ने फॉर्मूला डिस्कशन किया है, रूट I2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू I मैक्सिमम। आगे चलें। टू कोरेंट सोर्सेज ऑफ डिफरेंट इंटेंसिटी sand waves which interfere if the ratio of maximum and minimum intensity in the interpreter ठीक है। फाइंड रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द सोर्सेज। ओहो माय गॉड। अब देखिए, आई मैक्स एंड आई मिनिमम जो है वो दे रखा है अपने को 25/1। ठीक है बच्चों, देखिएगा ध्यान से। रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर अपॉन में रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 25/1। ठीक है, स्क्वायर उधर ले जाइए, रूट बन जाएगा। तो रूट I1 प्लस रूट I2 अपॉन में रूट I1 माइनस रूट I2। ऊपर नीचे दोनों से रूट I2 कॉमन ले लीजिए। जैसे ही रूट I2 कॉमन लेंगे आप तो क्या हो जाएगा? रूट I1/I2 प्लस 1 रूट I1/I2 माइनस 1 इक्वल टू 5/1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 रूट I1, ठीक है, बाय I2, 5 रूट I1/I2, ये रूट में ही है सारा, ठीक है, माइनस में 5 इक्वल टू रूट I1/I2 प्लस में 1। अब देखिए 5 इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो आई थिंक I1/I2 मेरे पास आ जाना चाहिए 6/4 विच इज़ इक्वल टू 3/2। अब I1 और I2 का रेशियो चाहिए आई थिंक आपको। I1 I2 का रेशियो हो जाएगा 9/4। कितना हो जाएगा? 9/4। तो थर्ड विल बी माई आंसर। देखिए बच्चों, इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट विद सोडियम लाइट, स्लिट्स आर 0.589 मीटर। ठीक है, 0.589 मीटर अपार्ट। तो मीन्स स्मॉल डी आपको दे रखे है 0.589 मीटर। ठीक है, एन आपको दे रखा है, थर्ड मैक्सिमा बोला हुआ है तो एन आपके दे रखा है 3। लैम्डा आपको दे रखा है 589 नैनोमीटर। ठीक है बच्चों, अब साइन थीटा के लिए लैम्डा एन लैम्डा बाई डी आप यूज़ कर लेंगे। एन 3 लैम्डा आप रख दीजिए 589 इंटू में 10⁻⁻9 अपॉन में डी, यहाँ पे क्या है 589। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे जो थीटा है, थीटा आई थिंक आ जाएगा साइन इनवर्स 3 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, फोर्थ विल बी योर आंसर। आगे चलें। देखिए, इफ़ द सोडियम लाइट इज यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज रिप्लेस्ड बाय रेड लाइट, द फ्रिंज विड्थ विल बी। लैम्डा आर जो होता है वो लैम्डा सोडियम जो लाइट होती है उससे ज़्यादा होता है। लैम्डा इज इंक्रीज हो रहा है तो बीटा प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, ये हमें पता है तो अपन डायरेक्टली बोल सकते हैं। आगे चलें। इफ़ इंटेंसिटी रेशियो ऑफ टू इंटरफेयरिंग वेव इज 9:1 देन रेशियो मैक्सिमम टू मिनिमम एम्पलीट्यूड। अब देखिएगा ध्यान से, I1/I2 तो आपको दे रखा है 9/1, लेकिन अपने को निकालना है ए मैक्सिमम अपॉन में ए मिनिमम। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, आई मैक्सिमम अपॉन में आई मिनिमम वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, +1। ठीक है, रूट I1/I2 -1
इन सब का होल स्क्वायर दोनों का, तो ये आ जाएगा आई मैक्स अपॉन में आई मिनिमम। ठीक है, देखिए 9:1 जब आप यहाँ रखेंगे तो ये आ जाएगा 3+1 3 - 1 का होल स्क्वायर और आई मैक्स अपॉन में आई मिनिमम। ठीक है, ये जो वैल्यू है ये मेरे पास आ जाएगी 4/1 और मेरे को पता है एम्पलीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, इंटेंसिटी। तो एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी का रूट, तो डायरेक्टली इसका रूट ले लीजिए 2/1। ठीक है बच्चों, आगे चलो। देखो, in an interfering experiment third bright fringe is obtained at a point the screen with a light of 700 नैनोमीटर। ठीक है, थर्ड ऑप्टेन हुई है मुझे 700 नैनोमीटर। ठीक है, थर्ड ऑप्टेन हो गई मेरे को 700 नैनोमीटर। तो लैम्डा d/d इज इक्वल टू, फिफ्थ मेरे को कब ऑप्टेन होगी उसके लिए वेवलेंथ मेरे को चाहिए। ठीक है, डी बाई डी से डी सारा कैंसिल आउट कर दीजिए। ठीक है, 3 में बाकी सारी क्वांटिटीज जो अपने नैनोमीटर एंड जो क्वांटिटी तो वो सारी अंडरस्टूड है। ठीक है ना, नैनोमीटर में इसलिए साथ में लिख नहीं रहा हूँ। तो ये आ जाएगा 3 में 140, तो ये आ जाएगा 420 नैनोमीटर। आगे चले। इन द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द सेंट्रल मैक्सिमा इज ऑब्जर्व टू बी I0। ठीक है, देखिए सेंट्रल मैक्सिमा की जो इंटेंसिटी है वो बेसिकली अपने को पता है कि भाई जो अपने प्रत्येक स्लिट की जो इंटेंसिटी है, लेट एज्यूम स्लिट की इंटेंसिटी इस क्वेश्चन के हिसाब से आई ले लेते हैं, नहीं तो कन्फ्यूजन रहेगा। ठीक है, तो I0 इक्वल टू क्या दे रखा है 4I, आई अपने पास क्या हो जाएगा I0/4। ठीक है, अब एक स्लिट को बंद कर देता हूँ तो उससे सिंगल एक की ही इंटेंसिटी मिलेगी, आई है क्या मेरे पास I0/4। आगे चलें, देखिए व्हेन एक्सपोज टू सनलाइट थिन फिल्म ऑफ ऑयल ऑन वाटर ऑफन एग्जिबिट ब्रिलियंट कलर ड्यू टू द फिनोमिनन ऑफ इंटरफेरेंस के कारण ये होता है। मैंने एक एग्जांपल देके भी आपको शो कर दिया और उसका रीज़न क्या होता है ये देखिए, वाटर ऑयल एंड एयर। अब जब ये लाइट फर्स्ट जो रिफ्लेक्ट हो रही है फर्स्ट सरफेस एयर और ऑयल की सरफेस से जो रिफ्लेक्ट हो रही है उसके कारण रिफ्लेक्शन के कारण इसके अंदर जो है पार्ट डिफरेंस क्रिएट हो चुका है λ/2 का। ठीक है, फेज डिफरेंस कितने का, पाई का क्रिएट हो चुका है, λ/2 का पार्ट डिफरेंस क्रिएट हो चुका है। अब जो 2 म्यूटी ये ट्रेवल कर रही है, 2 म्यूटी जो अपन मतलब कैलकुलेट करते हैं ना कोसार वाली जो वैल्यूज होती हैं, वो जो ट्रेवल कर रही है वो पार्ट डिफरेंस क्रिएट होगी जब ये लाइट रे अंदर ऑयल के सरफेस के अंदर ट्रेवल करेंगे तब क्रिएट होगी। ठीक है, दोनों का पार्ट डिफरेंस को आप माइनस करेंगे और उसके हिसाब से फिर ये कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव दोनों शो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया, तो इंटरफेरेंस इसका रीजन हो। मोनोक्रोमेटिक ग्रीन लाइट हैज वेवलेंथ दिस। ठीक है, निकालना क्या है अपने को, ठीक है फ्रिंज विड्थ निकालनी है, बीटा इज इक्वल टू λ/d/d। वैल्यूज रख दीजिए, लैम्डा 5 × 10⁻⁷ बिगर डी 2 मीटर अपॉन में 1 mm -3। ठीक है बच्चों, आई थिंक ये हो जाएगा आपके पास 1 mm। ठीक है, क्योंकि देखिए 3 ऊपर जाएगा 10⁻⁴। ठीक है, फिर ये 5 × 2 करेंगे 10 बचेगा, तो 1 0 से एक जो माइनस वाला है वो भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 mm आएगा। आगे चलें, 29 in Young's double slit experiment when wavelength 700 nanometer is used then fringe width you know proportional to lambda। तो 0.7 mm अंडरस्टूड है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, और अपॉन क्या कर देते हैं अपन बीटा, ये आ जाएगा 500 नैनोमीटर अंडरस्टूड है भी इसमें और 0.7 mm भी अंडरस्टूड है, क्वेश्चन के हिसाब से देखते रहिए। बीटा क्या आ जाएगा 0.7 इंटू में 5 अपॉन में 7, तो 0.5 mm अंडरस्टूड था, mm साथ में ले लिया हमने, बीटा। आगे चलें, इन वाइडियस शेप ऑफ फ्रिंजेस ऑन द स्क्रीन इज, हमेशा याद रखिएगा हाइपरबोलिक होती है। ठीक है, ये मैंने डायग्राम से भी शो कर दिया है आपको, ये बेसिकली होती हाइपरबोलिक है। ठीक है ना, अब क्या है अपन स्क्रीन साइज छोटा लेते हैं, यदि अपन बहुत ज़्यादा बड़ा स्क्रीन साइज लेंगे तो अपने को एग्जैक्टली शो हो जाएगा कि भाई ये हाइपरबोलिक पैटर्न में आती है। आगे चलें, ये स्फीयर ऑफ डायमीटर r इज कटेड फ्रॉम सॉलिड स्फीयर। ठीक है, ठीक है, मैक्सिमम डिस्टेंस निकालनी है ओरिजिनल सेंटर से। अब देखिएगा मतलब सेंटर ऑफ मास का मैक्सिमम शिफ्ट हो तो वो इसी कंडीशन में हो सकता है, ये स्मॉल आर हो गया। ठीक है,
तो कटेड जो पार्ट है उसका मास कितना है, m अपॉन में 4/3 पाई आर क्यूब इंटू में 4/3 पाई आर क्यूब बाई 8। ठीक है बच्चों, तो ये आ जाएगा m/8 m डैश। ठीक है, अब मैग्नीट्यूड लेना है आपको, लेकिन सबसे पहले आप d निकालिए माइनस कटेड पार्ट, क्योंकि ये जो पहले वाला जो स्फीयर था वो तो वही है, 0 0 के रेस्पेक्टिवली निकालना है तो वो तो 0 ही रहेगा। कटेड पार्ट यहाँ पे आएगा, इंटू में क्या आ जाएगा, आर डायमीटर का निकालना है ना, हाँ सॉरी, ये r/2 है। ठीक है, तो ये r/2 m माइनस m/8, तो आई थिंक ये आ जाएगा -r/14 d। d पर्टिकुलर क्या है, ये शिफ्ट है d। d का जब आप मैग्नीट्यूड लोगे तो आ जाएगा r/14। आगे चलें, देखिएगा असोलेशन सेंटर ऑफ मास निकालना, तो सबसे पहले ये निकालिए, सपोर्टिंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स अपॉन में टोटल मास, इससे आ जाएगा आपके पास g/2। ये सेंटर ऑफ मास आपको निकालना है। ये सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए ध्यान दीजिएगा, डायरेक्शन के साथ लेना होगा। 3m नीचे जा रहा है और m ऊपर जा रहा है, तो 3m g/2 माइनस में m g/2 अपॉन में टोटल मास 4m। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी g/4, जो कि है एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है बच्चों, आगे चलें। अब देखिएगा, तो निकाय के द्रव्यमान केंद्र का आवेग देखिए, म्यूचुअल अट्रैक्शन जब भी हो, म्यूचुअल अट्रैक्शन जब भी हो, तब जो है सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है वो ज़ीरो मिलती है हमेशा। ठीक है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी ज़ीरो मिलती है। उसका रीज़न ये है, जैसे मान लो ये है v और इधर है 2v, तो ये v एंड 2v उसी रिस्पेक्ट में आती हैं कि इनका जब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालोगे तो डायरेक्शन के साथ निकालनी पड़ेगी, तो वो जो उसका नेट करते तो ऊपर वाली क्वांटिटी हमेशा जीरो मिलती है, इसलिए सेंटर ऑफ मास म्यूचुअल अट्रैक्शन के अंदर हमेशा जीरो मिलेगा, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जीरो मिलेगी। आगे चले, ये क्या दे रखा है अपने को, वापस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए आप क्या करेंगे, मास ले लिया आपने ग्राम, 10 I कैप प्लस में 500 ग्राम, 3 I कैप प्लस 5 J कैप अपॉन में 700 ग्राम। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको 5 I कैप प्लस 25/7 J कैप मिलेगा। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। आगे चलें, 35 लीनियर डेंसिटी आपको दे रखी है, लेंथ रोड की दे रखी है 0 to 3। आप क्या कीजिएगा, x डिस्टेंस के ऊपर कोई dx एलिमेंट ले लीजिए। ठीक है, x डिस्टेंस के ऊपर dx एलिमेंट आपने ले लिया, dx एलिमेंट का मास जो होगा वो पर्टिकुलर क्या हो जाएगा, dm जो होगा 2 + x dx। ठीक है, तो जो अपन वैल्यू ले लेते हैं d की वैल्यू लेता हूँ मैं, मतलब जीरो से सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे सिचुएटेड है वो d है। ठीक है, तो मेरे को क्या लिखना होगा यहाँ पे, x इंटू में dm, उसका इंटीग्रेशन करना है dm का, तो x dx अपॉन में टोटल मास 2 + x dx। ठीक है बच्चों, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो देखिए x अंदर मल्टीप्लाई होगा तो x² 2, तो ये आएगा x² x³ 0 to 3 अपॉन में 2x + x² 2 0 to 3। ठीक है बच्चों, अब देखिएगा 9 प्लस ये 3 है, 3 से 3 एक कैंसिल आउट हो जाएगा, वापस 9 ही आएगा ऊपर, अपॉन के अंदर क्या आ जाएगा 2 इंटू में 3 प्लस 9/2। आई थिंक ये आ जाएगा, एलसीएम जब आप लेंगे 21। ठीक है, तो ये 6 और ये 7, 3 से कट जाएंगे दोनों, तो 12/7 मीटर विल बी माई आंसर। आगे चलें, A solid sphere of mass m and radius r rolls on a horizontal surface without slipping। ठीक है, देखिएगा विदाउट स्लिपिंग वाली कंडीशन है, आपको क्या निकालना है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी अपॉन में टोटल काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकालना है। सबसे पहले बिगर मेथड से कर लेते हैं, एकदम इजी है ये भी, बाद में आप फॉर्मूला लगा करके भी कर सकते हैं, रेडियस ऑफ गायरेशन वाला, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हाफ से हाफ उड़ा दीजिए सारे।
2/5 mr² ओमेगा² अपॉन में mv² प्लस 2/5 mr² ओमेगा²। अब आप क्या यूज़ करेंगे, v इक्वल टू आर ओमेगा। ठीक है, जब आप सॉल्व करेंगे तो 2/5 1 प्लस 2/5 ही आ जाएगा, तो 2/7 विल बी योर आंसर। आगे चलें 37। ठीक है, रेडियस ऑफ गायरेशन निकालनी है। बेसिक जो है रेडियस ऑफ गायरेशन ये है, सारे के सारे मासेस को जो रोटेशन एक्सिस है उसके रिस्पेक्टिवली किस लेंथ पे रखूं कि सारे सिस्टम से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल रहा है वही निकल जाए। तो ये जो डिस्टेंस होगी L/√2 होगी। ठीक है, तो आई टोटल जो है वो मेरे पास कितना आ जाएगा, 4m L/√2 का होल स्क्वायर। अभी सॉल्व नहीं करना है इसको, L/√2 को। अब रेडियस ऑफ गायरेशन यदि आप लेके चल रहे हो तो आप क्या लोगे, 4m² इज इक्वल टू, आई टोटल रख दीजिए, L/√2 का होल स्क्वायर। इसीलिए कह रहा था L/√2 को सॉल्व ना करें, k क्या आ जाएगा, L/√2। ठीक है, आगे चलें। ये तो एकदम इजी है, फॉर्मूला बेस ही है। यदि ऐसे रोटेट कर रही हो तो ml²/12, और इसके अबाउट यदि लूँगा तो ml²/3। कैसे, पहले थ्योरम लगा दीजिए, सेंटर ऑफ मास के अबाउट ml²/12 प्लस में ml²/4। तो ये क्या आ जाएगा, 4ml²/12 जो क्या आ जाएगा ml²/3। आगे चलें। A disk is rolling on an inclined plane without slipping, then what fraction of its total kinetic energy will be in form of rotational kinetic energy? ठीक है, देखिए इसको आप डायरेक्टली कर सकते हैं, k² अपॉन में k² प्लस r²। ठीक है, अब k² को कॉमन ले लीजिए दोनों साइड से, तो 1 अपॉन में 1 प्लस r/k का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब r/k जो होगा, r/k जो होगा डिस्क के केस के अंदर, r/k कितना आता है बताइए, डिस्क के केस के अंदर r/k का रेशियो कितना आता है। देखिए ये हो गई डिस्क। ठीक है, रोल कर रही है मतलब इंक्लाइन प्लेन पे, तो अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही रोल कर रही होगी। तो mr²/2 इक्वल टू mk²। ठीक है, तो r²/k² का रेशियो क्या आ जाएगा, 2। 1 अपॉन में 1 प्लस 2 जो क्या आ जाएगा 1/3। ठीक है, निकालना भी मैंने बता दिया एक बार, और फॉर्मूले से भी मैंने कर दिया है। इसको आप वैसे सॉल्व करोगे तो हाफ आई ओमेगा²। ठीक है, हाफ आई ओमेगा² अपॉन के अंदर हाफ mv² प्लस हाफ आई ओमेगा²। आगे चलें। इफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज 50% ऑफ टोटल काइनेटिक एनर्जी देन द बॉडी विल बी। ठीक है, वापस वही फॉर्मूला अपन को यूज़ करना है, k² प्लस r² इज इक्वल टू 50% मीन्स 1/2, तो 2k² इक्वल टू k² प्लस r²। k इक्वल टू r मेरे पास आ जाएगा, जो कि ओनली एक ही केस में पॉसिबल है, रिंग। ठीक है, तो रिंग विल बी माई आंसर। 41। A thin circular ring of mass m and radius r is rotating about its axis with a constant angular velocity omega. Four objects each of mass m are kept gently to opposite ends. ठीक है, और परपेंडिकुलर, देखो मीन्स पहले ये रोटेट कर रही थी। ठीक है, m एंड रेडियस r, ओमेगा से रोटेशन इसका चल रहा था। नेक्स्ट सिचुएशन में क्या कर दिया, ऐसे हमने 4 पार्टिकल रख दिए। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट यूज में आ जाएगा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन ये यूज में आएगा। ठीक है बच्चों, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन यूज में आ जाएगा। तो पहले एंगुलर मोमेंटम लिखिए भाई। ठीक है, पहले क्या हो जाएगा, आई ओमेगा, तो थिन सर्कुलर रिंग है। ठीक है, mr² ओमेगा इज इक्वल टू, ठीक है, अब देखिएगा अब क्या हो जाएगा, mr² प्लस में 4mr²। ठीक है, ओमेगा डैश। अब ये सारे के सारे एक ही, मतलब एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन करना है मीन्स एंगुलर वेलोसिटी लास्ट के अंदर दोनों की सेम ही मिलेगी अपने को। ठीक है, r² से r² कैंसिल आउट, तो मेरे पास ओमेगा डैश जो होगा वो कितना मिल जाएगा, m अपॉन में m प्लस 4m। ठीक है, और साथ में क्या आ जाएगा,
ओमेगा हो जाएगा बच्चों। आगे चलें 42। ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास एम रेडियस आर रोल्स विदाउट स्लिपिंग। सॉलिड सिलेंडर है, देखिएगा रोलिंग करेगा, तो सॉलिड सिलेंडर को वी कैन यूज एज ए डिस्क। ठीक है, इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो क्या होगा, mr²/2। ठीक है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ इट्स सेंटर ऑफ मास व्हेन द सिलेंडर रीचेज इज बॉटम। अभी इंक्लाइन प्लेन पे ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे वर्क पर एनर्जी लगाना है, लेकिन किसमें, रोटेशनल को ध्यान में रखते हुए। तो क्या आ जाएगा, mgh इज इक्वल टू हाफ mv² प्लस हाफ I ओमेगा। ठीक है, mgh हाफ mv² प्लस में हाफ, ये स्मॉल एम ही लिख लेता हूँ मैं, ये तो फिर या बिगर एम लिखूँ, बिगर एम लिख लो भी सारे, स्मॉल एम बिगर एम में थोड़ा सा चक्कर पड़ जाएगा तो नेगलेक्ट कर देंगे कई बार। ठीक है, तो ये आ जाएगा mr²/2 ओमेगा स्क्वायर, v इक्वल टू आर ओमेगा। ठीक है, नीचे जब पहुंचेगा तो v इक्वल टू आर ओमेगा, क्योंकि खुद बोल रहा है रोल्स विदाउट स्लिपिंग, तो v इक्वल टू आर ओमेगा वाली कंडीशन सेटिस्फाइड है। तो m से m उड़ा दो सारा, तो gh इज इक्वल टू हाफ mv²। ठीक है, ये आ जाएगा 1/2। अच्छा 1/2 कॉमन ले लिया अपन ने, तो 1 प्लस 1/2, देखिएगा 1 प्लस 1/2, 1 प्लस 1/2 कैसे, हाफ mv² तो ये 1/2 साथ में और है इसके। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3/2। तो आई थिंक v जो होगा मेरे पास, अच्छा m से तो m मैं काट चुका हूँ, v मेरे पास आ जाएगा 4gh/3 का रूट। ठीक है, 4, क्योंकि देखिए ये बनेगा 3/2, 2 से 2 मल्टीप्लाई 4 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे, खत्म, 4gh/3 का रूट 43। ये तो इजी है, अभी अपन करते हुए आ रहे हैं, फॉर्मूला ही है, डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, 44, 2 रोड्स हैं ऐसे ज्वाइन की हुई है। ठीक है, तो ml²/12 प्लस ml²/12 विच इज ml²/6। बी इज योर राइट ऑप्शन। लास्ट, द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ सर्कुलर डिस्क अबाउट इट टेंजेंशियल एक्सिस। ठीक है, डिस्क है लेकिन एक्सिस ऐसे है, इसी के प्लेन में, तो इसके सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाली परपेंडिकुलर जो एक्सिस है उसके अबाउट जो होता है mr²/2, तो इसके अबाउट होगा mr²/4 प्लस में mr², तो ये आ जाएगा 5mr²/4। ठीक है, ये क्या है, डिस्क। अब रिंग की जब मैं बात कर रहा हूँ, वापस रिंग प्लेन में है, तो ये आ जाएगा mr²/2 प्लस में mr² विच इज 3mr²/2। तो इसकी जो रेडियस ऑफ गायरेशन है उसका रेशियो जब आप निकालोगे k1/k2, वो क्या आ जाएगा, इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, फिर इनका रूट ले लीजिए। ठीक है, तो आई थिंक आ जाएगा √5/6। ठीक है बच्चों, आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा हो, तो सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए इस इनिशिएटिव को। ओके, टेक केयर, बी सेफ, ध्यान रखिए अपना।